सो हेलो एवरीवन, टिकट की नई वीडियो में स्वागत है। और हम नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हमने पिछली बार 55 तक कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिस्टोर द वेदर से शुरू करते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन स्ट्रिंग देखेंगे, शिफ्टिंग स्टैक देखेंगे, डेवू सिंगर एंड चुरू जोकर देखेंगे। उसके बाद अननेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है, ये 5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना। वैसे तो मैं पूरा आइडिया दे दूंगा, मगर जस्ट इन केस कि एक सेफर साइड पे रहे आप। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे दे रखा है। रिस्टोर द वेदर समझते हैं, एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड है कि एक एरे दे रखा है जिसमें वेदर फोरकास्ट है। ठीक है, और दूसरा एरे दे रखा है जिसमें एयर टेम्परेचर है। अब होगा क्या कि हर, जैसे एआई को अगर हम सबट्रैक्ट करें सी में से, है तो स्मॉलर देन इक्वल टू के आना चाहिए। या इसको मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाऊं तो एरे में अगर हमें ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं और लेंथ हमारी n है, ऑब्वियसली 1 3 5 3 9 इज लेंथ इज n इज 5, और k की वैल्यू 2 दे रखी है। यानी हमारी जो सब्ट्रैक्शन है, इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी पकड़नी है जिसका सब्ट्रैक्ट करने से जो है वो 2 से स्मॉलर देन इक्वल टू रहे, और फिर एरे मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे अगर क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं और क्वेश्चन में बी की वैल्यू ये दे रखी है, और असल में ये सब शफल्ड है ना। तो हमें पता नहीं था कि क्या एयर टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड करता है वेदर फोरकास्ट की। तो हमें ये शफल्ड वैल्यूज दे रखी हैं, हमें क्या अरेंज किस तरह से करना है कि वैल्यूज हमें हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू 2 आए इस पर्टिकुलर केस में, है ना। तो हमने यहाँ से 1 उठाया और उसको सब्ट्रैक्ट करा 2 में से, तो हमारा 1 आया, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है। तो ठीक है, के को सेटिस्फाई कर रहा है ना। हमेशा देखो, ये 1 1 0 1 2, ये सब क्या है, 2 से स्मॉलर है, तो ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो हमारा अल्टीमेटली एरे जो आउटपुट होने वाला है वो ये होने वाला है, 2 2 5 4 11। देखो, ये एक्चुअल आउटपुट है, और ये शफल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 2 5 11 2 4। समझ में आया? तो ये चीज शफल्ड है, हमने इसको ऐसे कैसे बनाया कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अब तुम जब भी 1 - 2, अच्छा 1 - 2 करोगे तो 1 आएगा क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं, है ना। तो 1 - 2 1 होता है, 3 - 2 भी 1 होता है, 5 - 5 0 होता है, 3 - 4 1 होता है, 9 - 11 2 होता है। तो 2 से कभी भी ज्यादा नहीं जा रहा है, यानी इसका मतलब ये करेक्ट आउटपुट है। ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या करना है कि जो शफल्ड बी है उसको हमें करेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि स्मॉलर देन इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, हमें टेस्ट केस दे रखे हैं, एन और के की वैल्यू पहले दे रखी है, फिर एरे ए और बी दोनों दे रखे हैं, और हमें आउटपुट करना है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर होती है मेरे को कि अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक आइडिया लगता है कि हमेशा जो एरे ए और एरे बी का डिफरेंस है वो स्मॉलर देन इक्वल टू के तब रहेगा, हम पहले से ही मिनिमम लेके चलते हैं ना। हम एक काम करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। ये कहने का मतलब है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रिस्टोर द वेदर। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम का नाम है। एरे ए हमें दे रखा है 1 3 5 3 9, है ना। और क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है कि जैसे ऑन फर्स्ट डे, ऑन सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो हर डे के हिसाब से दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तुम चाहो तो जीरो से भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 हमने डेज ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है कि पहले हम टेस्ट केस चला लेंगे, उसके बाद एन और के की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, एरे की लेंथ क्या होगी, जो भी एरे की लेंथ होगी वो हमारे आंसर की लेंथ होगी। यहाँ पे मैंने बड़ा ध्यान से देखना, आंसर लिया है। ठीक है, और बी की भी लेंथ होगी और साथ में ये ए की भी लेंथ होगी। ए को मैंने पेयर की फॉर्म में लेना पड़ा मेरे को, क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ए का ऑर्डर हम अगर ध्यान रखेंगे तभी तो हम बी का भी, शफल्ड बी की वैल्यू को पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कि एक ए का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने इस तरह से पेयर फॉर्म कर दिया, फिर बी की वैल्यू ले ली, दोनों को सॉर्ट करा, और कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू से मतलब ए के इंडेक्स इंडेक्स से
बी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझो कि यहाँ पे जो जिस तरीके से मैंने दिखा दिखा रखा है, तो मैंने पेयर बनाया इंट कॉमा इंट का। ठीक है, ए के लिए। तो 1 3 5 3 9, यही वाला एग्जांपल देखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो 1 कॉमा 1 यानी 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 3 कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे है, 5 कौन से इंडेक्स पे, थर्ड पे है। ठीक है, हम 1 से अगर कंसीडर करें इंडेक्सिंग तो हमने इस फॉर्म में ले लिया, पेयर की फॉर्म में। अब भी हमारे पास 2 5 11 2 4 दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज रैंडम वैल्यू, सफल्ड है। ठीक है, हमें इसको प्रॉपर करना है ना? इसको प्रॉपर करना है तो हम क्या करेंगे, हमें एन और के की वैल्यू भी दे रखी है एज ऑलरेडी, है ना, कि एरे का लेंथ क्या है और के जो है कितना मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। तो हमने जब ए को सॉर्ट करा ना, तो सॉर्टिंग बेस्ड ऑन फर्स्ट वैल्यू होती है। तो 1 3 3 5 9, समझे कैसे शॉर्ट सॉर्ट हुआ। अगर एरे को देखो, 1 3 5 3 9 है, तो 1 3 3 5 9 सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट जब करा तो साथ में पेयर था ना, ये एरे ए जो था वो पेयर था, तो साथ में इंडेक्स भी सॉर्ट हो, इंडेक्स सॉर्ट नहीं हुए, इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सॉर्टेड वैल्यूज के साथ आ गए। तो 1 2 4 3 5 इस तरीके से हो गए। ठीक है, मतलब जो वैल्यू आगे पीछे हुई है उसका इंडेक्स हमने मेंटेन करा। और जब बी को हमने सॉर्ट करा, बी को तो सॉर्ट आराम से कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी शफल्ड है ना। तो अब ऐसे करने से क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, जब सॉर्टिंग हो गई है तो हमेशा एरे ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है बी के साथ, वो हमेशा डिफरेंस कम से कम देगी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में बोले स्मॉलर देन इक्वल टू के, तो हमें मिनिमम से मिनिमम लेना है, तो इससे ज्यादा मिनिमम हो नहीं सकता, है ना। तब तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस पर्टिकुलर फॉर लूप में, कि आंसर में एरे ए आई की डॉट सेकेंड यानी इंडेक्स इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू रख दी सॉर्ट करने के बाद। फायदा क्या हुआ, इससे मिनिमम वैल्यू चलेगी बी में। तो आंसर वन यानी नीचे वाला देखो, डेज देखो, 1 2 4, 1 2 के बाद 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो 4 है, 4 फिर 3 फिर 5, और कॉरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू 2 2 4 5 11। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारा आउटपुट फाइनली 2 2 5 4 11 आ गया। ठीक है, तो यही था आउटपुट। हम फिर मेंटेन कर लेंगे एक बार वैल्यूज असाइन करने के बाद। तो इस तरीके से 2 2 5 4 11 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं, कंपैरिजन स्ट्रिंग। कंपैरिजन स्ट्रिंग क्या कह रहे हैं, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है एस ऑफ लेंथ एन। ठीक है, अब इस तरह की फॉर्म में स्ट्रिंग मिल रखी है हमें, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जिस तरीके से ये दिखाया गया है ना, कि लेस देन या ग्रेटर देन है, उसी फॉर्म में हमें एरे मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब अगर ये इस फॉर्म में दिखाया गया है, तो स्ट्रिंग में क्या है, स्मॉलर देन वैल्यू है। तो 1 स्मॉलर देन 2 है, दिख रहा है ना। अगला देखो, फिर से स्मॉलर देन वैल्यू है, यानी 2 स्मॉलर देन 5 है, ओके। फिर ग्रेटर देन वैल्यू है, तो 5 ग्रेटर देन 4 है, एकदम सही बात है। और ये देखो फिर से ग्रेटर है, तो यानी 4 ग्रेटर देन 2 है। तो ये जो है कंपैटिबल एरे है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी समझ में आ गया तुम्हें। अब सेकंड फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट है कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, 2 रिपीट हो रहा है तो डिस्टिंक्ट वैल्यू सिर्फ 4 हुई, है ना। 1 2 4 और 5, ये चार डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। 2 रिपीट हो रहा है तो डिस्टिंक्ट कहलाएगा नहीं वो, है ना, मतलब दूसरा वाला काउंट नहीं होगा। तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और साथ में स्ट्रिंग को फॉलो करना है। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। अब तुम बोलोगे ये सारी वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं, इसकी टेंशन दो मत लो। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊं तुम्हें। तो ये है हमारे पास कंपैरिजन स्ट्रिंग, है ना। तो मान लो कि तुम्हें बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें सिर्फ दो ही स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, स्मॉलर देन। तो अब तुम्हें पता है कि स्मॉलर देन के बीच में कुछ वैल्यूज आएंगी एरे में जो होनी चाहिए, है ना। आउटपुट पहले देख लो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, इसलिए मैंने आउटपुट दिखाने की सोची। कि अगर तुम देखो क्वेश्चन में हमें 4 दे रखा है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है, और स्ट्रिंग दे रखी है।
पहला टेस्ट केस है हमारा कि ये आउटपुट क्या आ रहा है, कि हम कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ले सकते हैं, है ना। ये तुम्हें जानबूझ के डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 से भी काम चल जाता, तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज लगेंगी, है ना। कौन सी एग्जाम्पल के लिए दे रखी है? 13 37 42, ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, और कैसे सेटिस्फाई हो रही है? क्या 13 स्मॉलर देन 37 है? हाँ, स्मॉलर देन ही तो ढूंढ रहे थे। फिर क्या 37 स्मॉलर देन 42 है? हाँ, स्मॉलर देन ही ढूंढ रहे थे। फिर ग्रेटर देन देखो, 42 ग्रेटर देन 37, अगेन रिपीट हो गया 37, है ना। जस्ट डराने के लिए दिया गया है तुम्हें, 1 2 3 4 करके भी ले सकते थे। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे अगर स्मॉलर देन अगर 2 बार आ गया, तो 3 डिफरेंट नंबर रिक्वायर्ड होंगे, है ना। क्योंकि हमें हर नंबर को क्या बनाना है? छोटा बनाना है। तो 1 स्मॉलर देन 2 स्मॉलर देन 3, तो ये एक केस हो गया। ठीक है, और यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉस्ट क्या है इसकी। अब अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो कॉस्ट क्या होगा इसका? 3 होगा। सिमिलरली, अगर तुम स्मॉलर देन और ग्रेटर देन देखो, तो यहाँ पे 2 नंबर से भी काम चल जाएगा। 1 स्मॉलर देन 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 है ना। तो टोटल कितने नंबर लगे? डिस्टिंक्ट नंबर। कॉस्ट क्या होगी इसकी? 2 हो गई। तो कंपैटिबल एरे क्वेश्चन में दे रखा है, स्ट्रिंग का कंपैटिबल एरे क्या होगा? जो स्ट्रिंग के पैटर्न को फॉलो करता होगा। ठीक है, 1 स्मॉलर देन 2 है, हाँ स्मॉलर देन लिखा हुआ है। स्मॉलर देन में 2 स्मॉलर देन 5 है। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 4 है, 4 ग्रेटर देन 2 है। तो छोटे नंबर लिखो या बड़े नंबर, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंपेयर कंपेयर किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ देखो, डिस्टिंक्ट की बात करी जाए तो इसकी कॉस्ट 4 है। ठीक है, अब तुम बोलोगे क्या ये कॉस्ट कम हो सकती है? हाँ, हम क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिनिमम कॉस्ट चाहिए ना। तो यहाँ 4 की जगह हम 1 ले सकते, यहाँ 2 ले सकते थे, यहाँ 1 ले सकते थे, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नंबर 3 रह जाते। तो आइडिया तुम्हें आ गया होगा कि हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या अप्रोच लगाई हमने, कि स्ट्रिंग ले ली मैंने और आंसर को रख दिया 1 और काउंट को रख दिया 1। आंसर को रख दिया 1, काउंट को रख दिया 1। पहला लूप चलाया, और ध्यान से देखोगे तो 1 से चलाया है, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे एक पीछे वाले से। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये सीक्वेंस, या हम ऐसे कह देते हैं कि ग्रुप ऑफ स्मॉलर देन और ग्रेटर देन नंबर्स है। ठीक है, तो अगर हमारा, जैसे मान लो कि SI जो है, मतलब 1 से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अगर पिछला वाला जो था वो ग्रेटर देन था, और अगला वाला भी ग्रेटर देन है, तो उस समय में ये सेम वाली कंडीशन हट जाएगी, है ना। तो काउंट 1 होगा नहीं, नहीं तो काउंट प्लस प्लस काउंट बढ़ाते जाओ। ठीक है, और आंसर जो भी होगा मैक्सिमम ऑफ आंसर और काउंट होगा, और आंसर में 1 प्लस कर देंगे लास्ट में। ठीक है, ये थोड़ा सा कोड दिमाग में लिखो, फिर मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। क्योंकि देखो, स्मॉल यहाँ पे क्या है, स्मॉलर देन इक्वल है दोनों। तो हम क्या करेंगे? काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। खुद ही सोचो ना, अभी काउंट की वैल्यू 1 थी। ठीक है, मैंने इनिशियलाइज 1 से की थी। उसके बाद ये दोनों इक्वल निकले। ये स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग है, यही हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब ये दोनों इक्वल निकले, इसका मतलब काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, तो स्ट्रिंग, तो वैल्यू क्या हो गई काउंट की? इस पर्टिकुलर, ये चलेगा नहीं, क्योंकि स्मॉलर देन दोनों है। तो हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, एल्स केस में आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, काउंट 1 था तो 2 हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा? आंसर में 1 जोड़ देंगे। अब ये 1 क्यों जुड़ रहा है, तुम्हें आइडिया मिल रहा है क्या? कि असल में ये तीसरी जगह को भी तो फिल कर रहा है, तो तीसरी जगह को फिल करने के लिए हमें एक और अलग से जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो यानी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इफ कंडीशन सेटिस्फाई होने से काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और यही काउंट की वैल्यू मैक्सिमम है। लास्ट में जब हम आंसर प्रिंट करेंगे, तो आंसर में ऐड 1 कर रहे हैं तो 2 हो गया। समझ में आया? 2 क्यों कर रहे हैं, तुम्हें अगेन बताया कि तीसरी पर्टिकुलर वैल्यू को भी फिल करना है। क्योंकि जब यहाँ पे अगर जितने भी दे रखे होते हैं कंडीशंस, उससे एक ज्यादा वैल्यू लगती है, 1 2 3, है ना, 2 दे रखे हैं। तो वो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कंपैरिजन स्ट्रिंग का। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्टिंग स्टैक। शिफ्टिंग स्टैक भी एक सिंपल प्रॉब्लम है। हमें बताना है कि क्या पॉसिबल है स्टैक को शिफ्ट करना। देखो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में हमें 4 4 4 दे रखा है, ठीक है, तो हमें स्टैक को इस तरह से शिफ्ट करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बोल रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर लाना है।
क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वन और वन और टू है, स्टैक में एक डब्बा है और यहाँ पे दो डब्बे हैं, तो ये ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है ना? तो ये सही बात है भाई। वन और जीरो है, हाँ इसको भी कर सकते हैं, जीरो और वन कर दो, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि हम इसको जीरो और वन बना सकते हैं। पहले वाले को तो नो नीड था, मगर हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कितने स्टेप लगेंगे क्या लगेंगे, हमें बस येस और नो प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी कंपैरेटिवली इजी हो गया। तो हमने क्या करा है, ऐसे फॉर एग्जांपल 444 दे रखा है, तो क्या ये पॉसिबल है इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने में? हाँ, ये वाले फोर में से एक डब्बा उठा के यहाँ रख दो, क्लियर। और ये अब थ्री फाइव और फोर हो गया, अब फाइव में से एक डब्बा उठा के यहाँ रख दो, थ्री फोर फाइव। तो फाइनली ये जो स्टैक बना है, हमें एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं जा रहा कि नया स्टैक बताओ कितना कितने का होगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, बस हमें बताना है कि क्या पॉसिबल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने। ठीक है, एक अच्छा चीज जो है तुम मिस ना कर देना, कि अगर स्टैक में अगर यू हैव जीरो ब्लॉक तो स्टैक को गायब नहीं करना है। ठीक है, यानी जीरो कंडीशन भी माना जाएगा कि खाली जगह है। समझ में आया? मतलब क्वेश्चन में तुम्हें ये जो जैसे जीरो है ना, यानी कोई डब्बा दे नहीं रखा है, फिर भी तुम्हें ये अगर बीच में भी होता ना कहीं, तो जब खिसकाओगे तो वो डब्बा यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं कि इसको भूल ही जाना है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस है इस जगह की। तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई क्या करनी है? एक इस क्वेश्चन से समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यस और नो प्रिंट करना है। और क्या ये बन सकता है ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो एक बात बताओ, अगर हम ये मान लेते हैं जीरो, पहले यहाँ पे जीरो डब्बे हैं, एक डब्बे हैं, ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इस फॉर्म में हो ना, तब जाके तो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। मुझे ये मैटर नहीं करता कि इनकी प्लेसमेंट किधर है। मतलब जीरो वन टू को अगर देखो, तो जीरो वन टू को अगर ध्यान से देखो, तो एक्चुअली में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जीरो वन टू, है ना? तो यस तो इसका आंसर है। मगर इसका कोई भी अगर कॉम्बिनेशन हो, जैसे मान लो टू जीरो वन, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, क्वेश्चन में दे रखा हो, तो हाँ हम इसको कर सकते हैं। टू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, है ना? ये चीज जो है, ये तुम्हें बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, लॉजिक इसके पीछे यही है कि अगर मैक्सिमम अगर हम देखा जाए कि सॉरी मिनिमम अगर देखा जाए, तो हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि जीरो वन, जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री। तो अगर हम इन सबको देखें, तो इनका सम जो है, अगर वो सिक्स है, मान मान लेते हैं थ्री तक देखें, जीरो वन टू या फिर फाइव तक देखते हैं पूरा, तो अगर इन सबका सम अगर 15 है, मैं अगर इस क्वेश्चन में हमें लेट से पांच वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, और उन सबका सम अगर 15 आ रहा है, तो मुझे पता है मैं कैसे ना कैसे करके उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना सकता हूँ। समझ में आया? क्योंकि मान लेते हैं कि ये फाइव जो है कहीं भी है, ये वैल्यू जो है लेट से कि तीन की जगह पे यहाँ पे आठ आठ डब्बे दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, खिसका खिसका के पांच पे यहाँ ले आएंगे, है ना? तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर सम 15 है ना, तो बात बन गई। तो इसी हिसाब से कोड भी लिखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। कोड तो सिंपल है, मगर बना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या करा, एन की वैल्यू ले ली, वेक्टर एरे ले लिया। अब सम बना दिया, लॉन्ग लॉन्ग क्यों लेना पड़ा, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, 10 की पावर 9 तक जा रहा है। तुम देखोगे यहाँ पे 10 की पावर 9 तक एक्सीड हो सकता है। तो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि फ्लैग क्रिएट कर दिया जीरो। रिक्वायर्ड यानी रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इंडेक्स को ऐड कर दो, है ना? मिनिमम रिक्वायरमेंट इंडेक्स के हिसाब से है, मिनिमम। तुम केस कंसीडर करना जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है ना? तो यानी इतना तो मिनिमम ही चाहिए मुझे, कि 15 तो होने चाहिए, अगर पांच डब्बे हैं तो 15 से कितना भी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, और साथ में सम कर रहा हूँ, अगर सम छोटा निकला ना रिक्वायरमेंट में से, तब दिक्कत है। समझ रहे हो? तब दिक्कत है। तब ऐसा वाला केस आ जाएगा, ये वाला, लेट से 101 वाला। अब इस ये तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बना सकते कैसे भी करके, इसलिए नो आंसर आ रहा है ना? तो एक साइड आगे बढ़ाओगे तो दूसरी साइड इक्वल आ जाएगी या कम आ जाएगी, तो ऐसा केस एग्जिस्ट तब करेगा। अब देखो यहाँ पे जीरो वन जीरो है, तो टोटल तो यहाँ पे थ्री डब्बे हैं, है ना? अगर तुम ये तीन देखो, जीरो वन जीरो था, तो यहाँ पे एक्चुअल में मेरे को क्या चाहिए, तीन डब्बे तो मिनिमम होने ही चाहिए, तब जाके मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज बना पाऊंगा, जो कि नहीं थे, है ना?
तो हमारा आंसर नो आ गया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सम अगर छोटा निकला रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट से, तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दो, उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग गेस करो। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो नो हो जाएगा। शिफ्टिंग स्टैक क्लियर। अगला है देवू द सिंगर एंड चूरू द जोकर। असल में देवू जो है बहुत अच्छा सिंगर है, लोग इसका गाना सुनने आए हैं। चूरू जो है वो 5-5 मिनट वाले जोक करता है बीच बीच। ठीक है, क्यों? क्योंकि देवू को चाहिए रेस्ट। देवू चाहता है कि मैं एक गाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लूं। ठीक है। तो चूरू जो है वो बीच बीच में अपना जोक सुनाएगा 5-5 मिनट का, जिससे कि देवू को रेस्ट भी मिल जाए और परफॉर्मेंस हो जाए, कुछ ना कुछ होता रहे स्टेज पे। ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें डी टाइम दे रखा है। तुम्हें 30 मिनट का समय दे रखा है। 3 मिनट, 3 गाने गाने वाला है देवू। और हर कोई दो दो ये इस तरह के मिनट लगेंगे, मतलब पहले गाना 2 मिनट का है, दूसरा गाना 2 मिनट का है, तीसरा गाना 1 मिनट का है। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें बताना है कि कितने जोक सुनाने पड़ेंगे चीरू को। समझ में आया क्वेश्चन? देखो मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं जल्दी बता पा रहा हूँ। अगर तुम्हें पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो जाके देख लो इस क्वेश्चन को, है ना। वैसे मैंने क्लियर कर ही दी है कि देखो देवू गाना गाएगा, 3 गाने गाने वाला है वो। ठीक है, पहला गाना 2 मिनट का, दूसरा गाना भी 2 मिनट का, तीसरा गाना 1 मिनट का। तो टोटल जो है 30 मिनट्स है तुम्हारे पास। इससे ज्यादा गया टाइम तो -1 प्रिंट कर देना भाई। मान लो तुमने चीरू को कोई गाना ही नहीं, चीरू ने जो है, लेट से, चीरू तो जोक सुनाएगा बीच बीच में, है ना। मगर देवू के गाने ही कंप्लीट नहीं हुए तो दिक्कत की बात है। देवू के गाने होने ही चाहिए कंप्लीट, नहीं हुए तो -1 प्रिंट करना है। कौन सा वाला केस है होने ही चाहिए? ये वाला। देखो तुम्हारे पास 20 मिनट का टाइम है। ठीक है, 3 गाने करने हैं। तो पहला गाना 2 मिनट में करा, ठीक है, 10 मिनट का तो ब्रेक ले लिया, यानी 12 मिनट तो यही हो गए। दूसरा गाना 1 मिनट में करा, तो 13 मिनट। फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया तो 23 जा रहा है ना। अगले गाना हो ही नहीं पा रहा है। तो जब ऐसा केस है ना, तो आंसर -1 कर दिया, क्योंकि हम लास्ट गाना गा ही नहीं पा रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं बचा। बीच बीच में चीरू तो कर लेगा अपना जोक वोक, मगर देवू को प्रॉपर 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा है। अगर तुम लॉजिक देखो, मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा लॉजिक अगर दिखाया तो। देवू चीरू को, तो हमारे पास टोटल n सॉन्ग है। ith सॉन्ग टेक ti मिनट्स। ठीक है, हर सॉन्ग जो है मैंने बता दिया, 2 मिनट 2 मिनट 1 मिनट लेता है ना। टोटल इवेंट की ड्यूरेशन है d। 10 मिनट रेस्ट आफ्टर एवरी सॉन्ग, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा देवू भाई रेस्ट लेगा 10 मिनट का। चीरू का एक जोक 5 मिनट का है। ठीक है। पहला वाला जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है उसमें n की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी गाने 3 है, 2 मिनट 2 मिनट 1 मिनट वाले, और ड्यूरेशन 30 है। तो वो जिस तरह से समझो कि ये 2 मिनट गाएगा, 10 मिनट का ब्रेक लेगा, 2 मिनट गाएगा, 10 मिनट का ब्रेक लेगा, और फिर 1 मिनट गाएगा। तो सॉन्ग की टाइम जो है वो 2+10+2+10+1 हो जाएगी, है ना। तो ये इन सब का टोटल करा तो 25 आ रहा है। तो ये 10 मिनट का जो ब्रेक है उसमें चीरू का, चीरू अपने दो दो जोक करता जाएगा, है ना। 25 <30 हो गया, क्योंकि 30 टोटल ड्यूरेशन है, तो अभी भी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। तो फॉर 30 वी नीड 1 जोक मोर। तो 30 करने के लिए एक एक जोक 5 मिनट का और सुना देगा। तो चीरू ने कितने जोक सुनाए? दो, दो, चार और एक, पांच, तो टोटल 5 जोक सुनाए। क्लियर होता है ना। और तुम इतना लफड़े में मत पड़ो कि ये 2 जोक सुनाएगा, ये सुनाएगा। इस तरह से समझो कि टोटल अगर 30 मिनट का टाइम है, टोटल ड्यूरेशन क्वेश्चन में 30 मिनट दे रखी है, साथ में सॉन्ग का टाइम कितना है सिर्फ गाना गाने का? 2+2+1, जो हमें प्रोवाइड कर रखा है टाइम, है ना, तो 5 मिनट। तो टोटल टाइम 5 मिनट है गाना गाने का। उसके बीच में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, है ना। पहली बात तो अगर ये इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है, अभी समझ में आएगा तुम्हें। जोक का टाइम कितना हो जाएगा? 30 - 5/5, दैट इज 25/5। फाइव फाइव कैसे आया? 10-10 मिनट में दो दो जोक, 4 हो गए जोक, और आखिरी वाले टाइम पे भी 4, एक जोक कर दिया 5 मिनट वाला, है ना। ये तुम शुरू में कर सकते हो, एंड में कर सकते हो, नो मैटर। आउटपुट 5 आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एन और डी की वैल्यू निकाली, कितने गाने हैं, कितनी ड्यूरेशन है इवेंट की, इनपुट कर दिया, साथ ही साथ हम सम करते जा रहे हैं। ठीक है, सारे गाने जितने भी टाइम लगेगा गाना गाने में, अगर मान लो कि सम में, यानी
हमारा जो गाना गाने का समय है उसमें n-1 × 10 कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं, समझो इस बात को, यही तो मजेदार चीज है कि एक दो तीन तीन गाने के बीच में दो ब्रेक लग रहे हैं, तो 3-1 = 2 होता है ना। यानी तीन वैल्यूज अगर दे रखी हैं तो बीच में दो गैप आ रहे हैं। 100 वैल्यूज दे रखी होंगी तो बीच में 99 गैप आ रहे होंगे, है ना, समझ में आए। तो n-1 गैप आ रहे हैं और उसमें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो सम प्लस n-1 × 10 अगर करा, अगर ये ड्यूरेशन से ज्यादा चला गया, यानी -1 आउटपुट कर दो। देवू के हमें सारे गाने सुनने थे और इसने सुनाया नहीं, तो ड्यूरेशन इवेंट की जो है दिक्कत दे रही है, तो आउटपुट -1 कर दो। इस केस में चीरू का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर एल्स के आउटपुट कर दो d-sum, दैट इज 30-5, है ना। अभी अभी मैंने बताया डिवाइड 5, तो 25/5 5 आ गया। तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। आखिरी देख लेते हैं नेचुरल एनएलपी, तो तुमने सुना होगा, अननेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। थोड़ा बहुत थ्योरी ऑटोमेटा या इन चीज़ों से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें लेटर्स दे रखे हैं A B C D E, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारे पास एक अलग ही लैंग्वेज दे रखी है जिसमें वॉवल सिर्फ ए और ई है और कॉन्सोनेंट्स हैं B C D, ठीक है। टोटल एक लैंग्वेज है हमारे पास, अगर तुम TOC वगैरह जानते हो, है ना, ऑटोमेटा थ्योरी, या जिस तरह से बनाया जाता है या कंपाइलर डिजाइन में काम आता है। यहाँ पे बस एक छोटी सी एप्लीकेशन है कि एक लैंग्वेज कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है और करेक्ट ग्रामर क्या होती है। तो हमें वॉवल दे रखा है A E, कॉन्सोनेंट दे रखा है B C D, और सिलेबल जो होता है, मतलब जो करेक्ट वर्ड लिखने का तरीका है, वो या तो क्या करो, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल लिखो या कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट लिखो। तो CV और CVC, इस तरीके से लिखना है करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो हमारा जो भाई है उसको दिक्कत ये है कि उसको पता नहीं है कि किस तरह से कॉन्सोनेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। लॉरा है, यहाँ पे लॉरा है, तो लॉरा ने क्या करा कि एक वर्ड दे रखा है, समझ में आया। उसको हमें स्प्लिट करना है इनटू सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या है, मैंने बताया CV यानी कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवल, और CVC यानी वॉवल विद कॉन्सोनेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो ये वॉवल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट हो या वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ये दोनों सिलेबल होते हैं, तो हमें इसको सिलेबल में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अब तुम एक चीज देखोगे, बी के बाद ए आ रहा है ना। तो B A जो है क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल है। इसके बाद C आ रहा है, ठीक है। C क्या है, कॉन्सोनेंट है। तुम इसको क्या कर रहे हैं, उसके बाद E आ रहा है, यानी वॉवल आ रहा है। तो तुम समझ रहे हो, अगर हम तीनों ले लेते तो डॉट आने के बाद E से शुरू होने वाला था, जो कि नॉट पॉसिबल। सिंपल सा लॉजिक है कि कभी भी वॉवल से शुरू नहीं होने वाला, तो वॉवल से शुरू ना हो जाए इसलिए हमने पहले ही डॉट लगा दिया। समझ में आया। तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। देखो, अगर पैटर्न क्रैक कर दिया तो काम खत्म हो गया इसका। BACEDBAB, ये क्वेश्चन में, ये एग्जांपल में दे रखा है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है ना। ये चीज यहाँ से समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने पहले तो डिफाइन कर लिया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा कि CV, अगर मैं CVC लेता तो वो भी अलाउड था, मगर फिर अगला अगला जो सिलेबल होता वो वॉवल से शुरू होता, वो मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो इसलिए मैंने CV.CVC.CVC, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा डॉट अरेंज करेगा चीज़ों को। तो एक पैटर्न एनालाइज हो रहा है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर तुम बारीकी से देखोगे तो मैं ABC के बाद डॉट लगा सकता था, मगर मैंने E की वजह से नहीं लगाया। तो समझ में आ रहा है कि एक कदम हम आगे का देख रहे हैं, एक कदम एरे में आगे का देख रहे हैं। तो यहाँ अगर तुम देखो कि कोड एक्सप्लेन अगर मैं कराऊँ तुम्हें, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार कोड देख लो। स्ट्रिंग ले ली मैंने, सी आउट, पहला एलिमेंट तो एज इट इज डाल दो भाई। मुझे पता है कि हमेशा पहला जो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी दिक्कत होने नहीं वाली कि पहला ही वॉवल निकल जाए, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसा कुछ है नहीं कि यस नो प्रिंट करना है, यहाँ हमें डायरेक्टली प्रिंट करना है, तो पहला एज इट इज डाल दो स्ट्रिंग का। उसके बाद 1 से शुरू करा, N तक गए। अगर हमारा नेक्स्ट वाला, है ना,
मतलब फर्स्ट के नेक्स्ट वाला, वो अगर वॉवल निकलता है, ये सिर्फ बता रहा है वॉवल निकलता है, तो डॉट लगा दो भाई, पहले ही डॉट लगा दो। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ना, तुम वॉवल से शुरू कैसे करोगे सिलेबल को, दैट इज नॉट अलाउड। तो अगर नेक्स्ट वाला पहले ही, नेक्स्ट वाला हमारा वॉवल निकलने वाला है, तो हम पहले ही डॉट लगा देंगे, सी आउट। सिंपल सा कोड था, पैटर्न फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, लेट्स से ए बी, बी ए सी ई डी करके दे रखा है, तो अगर हम पहले तो बी को डायरेक्टली आउटपुट कर देंगे, बी को मैंने आउटपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब ए आया, यानी हम अब स्ट्रिंग के फर्स्ट पे चले गए, तो चेक करेगा नेक्स्ट वाला क्या है। ठीक है, नेक्स्ट नॉट वॉवल, ई का नेक्स्ट जो है वॉवल नहीं है, तो हमें डॉट लगाने की जरूरत भी नहीं, तो हमने बी ए एज इट इज लिख दिया, वरना डॉट आ जाता है बीच में, है ना, ऐसा नॉट पॉसिबल है, मुझे पता है, मगर जिसमें कोड को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब सी को चेक करा, जब सी को चेक कर रहे हैं तो सी के नेक्स्ट वाले को देख रहे हैं कि अगर वो वॉवल, हाँ वो ये तो वॉवल निकला, तो हम क्या करेंगे, डॉट से नेक्स्ट वैल्यू डॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर हम सी डालेंगे, फिर सिमिलरली ऐसे चेक करेंगे, फिर ई डाला क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है वॉवल नहीं था, फिर अगला बी, बी है तो वॉवल नहीं है, तो डी भी डाल दिया। समझ में आया? थोड़ा रुक रुक के समझ लो, धीरे से समझ लो, बस आना चाहिए। अब बी के बाद ए है, यानी वॉवल आने वाला है, तो बी से पहले ही डॉट आएगा, तो आ गया डॉट। इस फॉर्म में आउटपुट आने वाले हैं। होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, जो नहीं आया डाउट है पूछ लो और खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में फिर। बाय।